हेलो, हाय, दिस इज़ निशी और हमारे पिछले वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एज ऑफ एलिगेंस के अगले 4 एपिसोड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है आशा और कार्लाइल के किस से। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। दीवारों पर सन्नाटा, हवा में भारीपन और फिर उसने उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराया। आशा ने हल्के से उसके होठों पे काटते हुए कहा, आराम से करो। कार्लाइल हंस पड़ा। क्या करूं? शायद बोरियत को मारने का यही एक तरीका है मेरे पास। गैब्रियल उसे देखकर चौंक गया, जैसे उसके शब्द उसे शर्मिंदा कर रहे हो। उसने कहा, लॉर्ड लेवल तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हें अपने मन और शरीर को पवित्र रखना चाहिए। लेकिन कार्लाइल ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, लॉर्ड लेवल समझेंगे, नवविवाहितों के जोश को कौन रोक सकता है। डकर को याद आता है कि आशा ने परवेज वापस जाने से मना कर दिया था। उसका कहना था कि उसे थोड़ा और रुकने चाहिए, लेकिन उसने डकर को पहले ही लौटने की सलाह दे दी थी ताकि जरूरी सामान वहां पहुंचा सके। साथ ही उन्हें प्रिंस कार्लाइल के लिए पैलेस में रहने के लिए सही जगह भी अरेंज करनी थी। वह सोचता है, परवेज के लोगों को मैं कैसे समझाऊंगा। जब वह पहुंचता है तो सब लोग उसका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। वे लोग ये भी नोटिस करते हैं कि कैसे नाइट्स उनके प्रोटेक्शन में खड़े हैं। एक औरत एक्साइटेड होकर पूछती है, ये लोग कौन हैं? वो कैजुअली जवाब देता है, आशा ने क्राउन प्रिंस से शादी कर ली है। सबके चेहरे शौक झलक जाते हैं। क्या हमारी लेडी अब क्राउन प्रिंसेस बन गई है? तो फिर सवालों की बारिश शुरू हो जाती है। क्या प्रिंस सच में यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं? क्या वो 3 साल में तलाक ले लेंगे? तो हमारी लेडी का क्या होगा? अब तुमने यह सब अपनी आंखों से देखा है? वो थोड़ा सिचुएशन संभालते हुए कहता है, क्राउन प्रिंस को आउटर रीजनल बॉर्डर के अंदर कुछ पर्सनल काम है, इसलिए वह रिकंस्ट्रक्शन के लिए सप्लाई अर्जेंटली चाहिए। और हाँ, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये रिश्ता बस 3 साल का है, बस म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात है। औरत थोड़ा नाराज होकर उसे याद दिलाती है, हमने तुमसे खाना लाने को कहा था, प्रिंस की गपशप करने को नहीं। टीम का एक बंदा हंसते हुए बोलता है, भाई वो अपनी लेडी को लेकर वरीड था, रास्ते में उन पर कई बार हमला हुआ था। डेकर बताता है कि प्रिंस कार्लाइल ने उसके साथ नाइट्स भेजे थे। वो मन में सोचता है, क्या मुझे उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तभी अचानक डकैतों का हमला होता है, लेकिन नाइट्स तुरंत चारों तरफ घेरा बनाकर डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं। सबको लगा क्या प्रिंस को पहले से पता था कि अटैक होने वाला है, इसलिए उन्होंने नाइट्स भेजे थे। डेकर गहरी सांस लेकर कहता है, आशा अब रॉयल फैमिली का हिस्सा है। सब पैसे और रूम रेंट वाला रिलेशनशिप, कम से कम उस जगह को क्लीन कर लो जहाँ प्रिंस रुकेंगे। उनके आने में लगभग 1 महीना है, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो मन ही मन सोचता है, क्या सच में प्रिंस कार्लाइल हमारी साइड में है या फिर ये बस एक दिखावा है। कुछ दिनों बाद एम्पेरियल फैमिली में कार्लाइल मार्टियस को बोलता है कि अब उसे एम्पायर और साउथर्न बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। मार्टियस थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वाई साउथ? कार्लाइल उसे समझाता है कि अब वो सक्सेसर माना जा रहा है, इसलिए जो काम वो पहले करता था अब मार्टियस को करना पड़ेगा। वो थोड़ा सार्कास्टिक होकर बताता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस साल में आने वाले 2-3 बड़े बड़े मॉन्स्टर को खत्म करना है और छोटी मोटी जो फाइट्स होने वाली है उन्हें सॉल्व करनी है। मार्टियस के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि उसे डर लग रहा है। एम्परर निराश की नज़रों से उसे देखता है। कार्लाइल मन ही मन सोचता है कि ये लोग वाकई में उसे कुछ समझते भी हैं या नहीं। फिर सम्राट बजट और मिलिट्री पावर के बारे में बात करता है। कार्लाइल हल्के तंज में पूछता है, आपका मतलब है डावरी और मेरे ट्रैवल एक्सपेंसेस? एम्परर धीमे से हाँ में सिर हिलाता है। वो सोचता है, वाह, नाम तो प्रिंस का है लेकिन दहेज तो परवेज को दे रहे हैं। फिर कहता है, 50 मिलियन वरुणा थोड़ा ज़्यादा नहीं है? मार्टियस तुरंत बोल उठता है, हाँ, इतना पैसा भी क्या सिचुएशन ठीक कर देगा? कार्लाइल गुस्से में उसे काटते हुए कहता है, चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर कहता है, तुम शायद भूल रहे हो कि परवेज को वकील के खिलाफ युद्ध जीतने में 28 साल लगे थे, इतने इलाके तबाह हुए थे। वो उसे टोकते हुए कहता है, 50 मिलियन बहुत नहीं है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। उसने कमरे में लौट कर कार्लाइल के थोड़े मजे लेते हुए बोलता है, बेचारा मार्टियस, रातों रात उसकी जॉब ले ली मैंने। फिर उसे याद आता है कि उनके चेहरे कैसे बने थे और वो हंसने लगता है। वो आशा और विस्काउंट काइल से कहता है, तुम्हें उनके चेहरे देखने चाहिए थे। मिलिट्री की बात सोचकर ही पसीना आ गया। आशा थोड़ी सोच में पड़ती है, पर मिलिट्री पावर तो एक सुप्रीम पावर की ताकत होती है, फिर उसे लेने में हिचक क्यों? कार्लाइल समझाता है, असल में असली पावर सिर्फ एम्परर के पास है, हम बस कमांड पूरा करते हैं। वॉर की शुरुआत या फौज भेजने का हक उनको नहीं है। अगर तुम एक बार ही हारे तो पूरा ब्लेम तुम्हारे सिर। गेल्स कहता है, असल में सम्राट उसे पहले से बाहर भेजना चाहता था। वो खुद सोचता है कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों उसके कंधे पर डाल दी गई है। और फिर हंसते हुए आशा से कहता है, तुम्हारा हस्बैंड काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान है। आशा कहती है, ये सब तो नर्स जैसा रहा होगा, फिर भी उसने इसे झेला, ये कमाल है। कार्लाइल हंसकर पूछता है, तुम मेरी तारीफ कर रही हो या इंसल्ट? आशा जवाब देती है, प्योर तारीफ है। मन में सोचता है,
शायद वो सच बोल रही है, उसकी टोन में कुछ फेक नहीं है। गाइल उसे चेतावनी देता है, अगर तुम लोग एक ही बोर्ड पर रहना चाहते हो तो एक कॉमन गोल होना जरूरी है। मार्कस परवेज की बात आए तो तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। फिर गाइल आशा को अपने मेंटर और प्रोफेसर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। ये वो इंसान है जिन्हें हमारे दुश्मन सबसे ज़्यादा डरते हैं। गाइल बताता है कि उसने स्ट्रेटेजी बदली क्योंकि महारानी ने उसके रहते प्रिंस की पोजीशन को तोड़ दिया था। गाइल आशा से पूछता है, तुम प्रिंस कार्लाइल के बारे में कितना जानती हो? वो जवाब देती है, वो जन्म से ही क्राउन प्रिंस है और एम्पायर के लिए बेस्ट नाइट भी। गाइल बताता है कि उनका जन्म एल रजाई वॉर और विक्ट्री के देवता के आशीर्वाद से हुआ था। उसके टैलेंट ने अलग अलग वॉर टेक्निक्स में कमाल किया। गाइल थोड़े दुख से कहता है, उसे समझ में नहीं आता कि इतने योग्य राजकुमार को क्राउन प्रिंस के पद से हटाने की साजिश कैसे रच दी गई। कार्लाइल हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, शायद ये भी एक तरह का आशीर्वाद है। वो माहौल को शांत करता है, पर गाइल रुकता नहीं। और गाइल बोलता है कि जनता भी चाहती है कि प्रिंस को उनका पद वापस मिल जाए। आशा और प्रिंस से कहती है, जब तक हम प्रवेश के लिए नहीं निकलते आप अपना ख्याल रखना। मैं वादा करती हूँ वहां जाकर तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगी। बस जितना हो सके तुम्हारे ढाल बनकर खड़ी रहूंगी ताकि हम ये शादी निभा सकें और वक्त आने पर शांति से अलग हो जाएं। कार्लाइल हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं अपना ख्याल रखूंगा और चाहता हूँ कि हम दोनों जितना हो सके जिंदा रहें। आशा सोचती है, क्या वो वाकई उसकी चिंता कर रहा है? वो फिर प्रैक्टिकल टोन में कहती है, आपको वहां जाकर सारी चीजें इकट्ठी करनी होंगी। कार्लाइल थोड़ा हंसकर पूछता है, तो क्या तुम सोचती हो कि मैं बेकार का हूँ अगर मैं कुछ सुधार मांग लूँ तो? आशा मुस्कुरा कर कहती है, ऐसा नहीं है, बस परवेज में कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हें एक सुई तक उधार दे सकती हूँ, लेकिन वो रॉयल क्वालिटी की नहीं होगी। कार्लाइल मजाक में जवाब देता है, कोई बात नहीं, मैंने पहले ही अपनी लिस्ट बना ली है और अगर अपनी चीजों का इस्तेमाल करते करते मैं थक गया तो मैं उन्हें फेंक दूंगा और तुम उठा लेना, अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर लेना। आशा झुककर धन्यवाद देती है, लेकिन कार्लाइल के चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखती है। उसे पसंद नहीं आता कि उसकी वाइफ इतनी फॉर्मल हो। कुछ दिन बीत गए, आखिरकार वो दिन आ गया जब वो प्रवेश के लिए निकल पड़ी। आशा जब खाने से भरे बॉक्सों को देखती है वो दंग रह जाती है। कार्लाइल मुस्कुरा कर पूछता है, पसंद आया? वो कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि इतना कुछ होगा। कार्लाइल सिर हिलाता है, मेरे पिता ने भी शायद ऐसा नहीं सोचा होगा। आशा सोचती है, अगर वो इन सामानों को ठीक से इस्तेमाल करे तो परवेज बहुत अमीर बन सकता है। उसे लगता है कि उसने सही फैसला लिया है, क्योंकि इस मौके के बिना परवेज कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता। लोग रास्ते में प्रिंस के लिए जय जयकार कर रहे हैं। आशा देखती है सब उसे कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो मन ही मन सोचती है, क्या वो वाकई इतना भरोसेमंद था जब वो क्राउन प्रिंस था? फिर वो लियोनल से कहती है, राजकुमार को लोग बहुत प्यार करते हैं। लियोनल मुस्कुराता है, क्या ये ताना था? आशा कहती है, शायद नहीं, मेरा आधा मन मानता है आधा नहीं। लियोनल बताता है, ये सब प्लान का हिस्सा है। उसे लोगों का भरोसा जीतना होगा, तभी वो क्राउन प्रिंस का पद वापस पा सकेगा और तुम्हें भी उसकी सर्विस की आदत डालनी होगी। आशा सोचती है, क्या इसका मतलब है कि वो मेरे हर कदम को गिनता है? कार्लाइल गाड़ी में चढ़ता है और कहता है, मैं थक गया। आशा उसे देखती है और पूछती है, अब अगला एक्ट कहाँ होगा? लियोनल जवाब देता है, यहाँ से 2 दिन की दूरी पर एक डैम है, वही अगला ठहराव होगा। कार्लाइल हंसकर पूछता है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो आशा? आशा कहती है, तुम मुझसे मिलने के लिए इतने पास थे, फिर भी मुझे लगा तुम मुझसे बहुत दूर थे। कार्लाइल हंसते हुए कहता है, तो क्या इसका मतलब है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? लोग खुश हैं और अगर वो चाहें तो मैं उनके लिए भगवान बनने को भी तैयार हूँ। आशा सोचती है, क्या वो सिर्फ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नाटक करता है? उसे लगता है कि ये सब एक एक्ट है, लेकिन उसे उसमें कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि राजधानी के लोग तो यही सोचते हैं। रात का समय, शिविर लग चुके हैं, सैनिक पहरा दे रहे हैं। आशा अपने टेंट में सामान देखकर चौंक जाती है, ये सब मेरा है? कार्लाइल मजाक में कहता है, कहीं किसी और का सामान तो नहीं उठा लिया? वो हंसकर कहती है, नौकरों ने गलती से मेरा सामान आपके टेंट में रख दिया है। कार्लाइल ठंडी आवाज में कहता है, मैं सुन सकता हूँ, 2 बार समझाने की जरूरत नहीं है। वो पूछता है, क्या तुम सच में अलग टेंट में सोना चाहती हो? आशा कहती है, ऐसा नहीं है। वो जवाब देता है, तो फिर नौकरों को परेशान मत करो, तुम मेरे टेंट में ही रहो, आखिर हम एक पेपर कपल हैं। आशा धीरे से सिर हिलाती है, अगर आपको बुरा न लगे, लेकिन वो उसकी बात पूरी होने से पहले ही चला जाता है। वो सोचती है, लोग कहते हैं युद्ध के मैदान में भी औरतों की तलाश करता था, तो क्या उसे मेरी जैसी लड़की से कोई फर्क पड़ेगा? वो खुद को समझाती है, हम बस नाम के पति पत्नी हैं, एक टेंट में सोने में क्या बड़ी बात है। फिर उसे अपने बचपन की याद आती है जब वह भाई के कमरे में खेलते खेलते सो जाती थी। अब वो सोचती है, अगर परिवार ये सब देखता तो क्या सोचता। उसे लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भले ही एक समझौता हो, पर इसने परवेज को बचा लिया है। वो मन ही मन प्रार्थना करती है, भगवान परवेज की सुरक्षा करना। अब उसका भविष्य लॉर्ड कार्लाइल के हाथों में है। कार्लाइल एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहा होता है और हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि आशा पानी में अपना चेहरा डुबोकर धो रही है, इतनी जोर से जैसे गुस्सा निकाल रही हो। वो सोचता है, अगर वो ऐसे सिर मारेगी तो उसके सारे दांत झड़ जाएंगे। पानी छूकर उसे महसूस होता है कि ये कितना ठंडा है, फिर भी आशा उसे
दिलचस्प लगती है, अलग और असली। टेंट के अंदर कार्लाइल कहता है, क्या तुम सच में फर्श पर सोने वाली हो? आशा कहती है, फर्श पर नहीं तो और कहाँ। कार्लाइल कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें असहज रहना पसंद है तो मैं रोकूंगा नहीं। वो अपने शर्ट के बटन खोलता है। पानी ठंडा है इसलिए क्योंकि हम नॉर्थ की तरफ है। आशा कहती है, जब विंटर आती है तो यहाँ ठंड और भी बढ़ने लगती है। वो देखता है कि आशा उसे ऐसे देख रही हो जैसे गाय या मुर्गी को देखती हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी इतनी नॉनचैलेंट होगी। कार्लाइल कहता है, अगर तुम मेरी मदद कर सको कपड़े पहनने में तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, चाहे पत्नी के रूप में या अस्थायी सहायक के रूप में। आशा कहती है, मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी। अगर मैं थोड़ी अनाड़ी हूं तो मुझे क्षमा करना। वो कहता है, वो फिर से डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो बहुत ज्यादा फॉर्मल है और बहुत ही डिस्टेंट। आशा पूछती है, क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है? कार्लाइल मुस्कुरा कर कहता है, दिल थोड़ा परेशान है लेकिन मैं ठीक हूँ। आशा पूछती है, क्या मतलब? कार्लाइल कहता है, कुछ नहीं, जाओ सो जाओ। आशा सोचती है, क्या वो अनकंफर्टेबल है या बस मुझे टाल रहा है। वो खुद को कन्विंस करती है कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज है, एक ड्यूटी, एक रोल और कुछ भी नहीं। वो याद करती है कि वो कई औरतों के साथ रहा है, शायद मेरी जैसी लड़की में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। कार्लाइल कहता है, मैं लाइट्स ऑफ कर रहा हूँ। आशा कहती है, ठीक है। रात में कार्लाइल देखता है कि उसका कंबल बहुत पतला है। वो पूछता है, तुम्हारी पीठ तो ठीक है? आशा हंसती है, मैं तो रोज इसी फर्श पर सोती हूँ, ये तो मेरे लिए ऑलमोस्ट लग्जरी है। कार्लाइल मुस्कुराकर कहता है, मुझे परवेश के बारे में कुछ बताओ। आशा पूछती है, आप क्या जानना चाहते हैं? कार्लाइल कहता है, सर्दियाँ कितनी ठंडी होती है वहाँ। आशा कहती है, मुझे कंपेयर करने का मौका नहीं मिला, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि इतनी ठंड होती है कि चीजें सिकुड़ जाएं। कार्लाइल जोर से हंस पड़ता है। आशा मन ही मन सोचती है, क्या हंसना भी यहाँ के नोबल्स के एटिकेट का हिस्सा है? कार्लाइल सोचता है, तुमने उस गरीब लॉयल ट्राइब के लीडर का सच में सिर काट दिया था? आशा कहती है, हाँ। कार्लाइल कहता है, अगर वो लॉयल ट्राइब का लीडर था तो शायद बहुत ही स्किल्ड होगा। आशा कहती है, वो ठीक थे लेकिन मेरे पिता जितने नहीं थे। हमारी फौज की संख्या उनसे कहीं ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मेरे पिता और भाई जंग में मारे गए। आशा को अपने पिता और भाई के जंग लड़ते हुए फ्लैशबैक आती है। आशा कहती है, लक्ष्मण ने 28 साल तक जंग लड़ी, लेकिन गॉड ऑफ मर्डर की हार ने उससे उसकी जवानी छीन ली। कार्लाइल कहता है, यही वो ट्रॉफी थी जो तुमने पेश की थी? आशा कहती है, हाँ, यह जीत मेरे पिता और भाइयों की वजह से मिली थी, जिन्होंने परवेज को बर्बरों से बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी। कार्लाइल मन ही मन सोचता है, मेरे पिता ने आमिर परवेज को मारने के लिए उसे परवेज भेजा था। पहले भी जो लोग वहां गए थे वो 1 साल से ज्यादा टिक नहीं पाए थे। आशा कहती है, मेरे पिता को राजा के इरादों का पता था, लेकिन उन्हें मरना ही था। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहते थे। कार्लाइल मन ही मन सोचता है, वो एक लॉर्ड था जिसने उस होपलेस सिचुएशन में भी भागने की कोशिश नहीं की, इसलिए यहाँ के लोग उसके वफादार बन गए। वो सोचता है कि काश आमिर परवेज जिंदा होते। कार्लाइल मन ही मन सोचता है, शायद यह लड़की अपने पिता से भी ज्यादा बहादुर है। कार्लाइल कहता है, तुम्हारे कितने भाई थे? आशा सो चुकी थी। कुछ दिनों बाद परवेज में कार्लाइल सोचता है, यहाँ के हाल मैंने जो सोचा था उससे भी बुरा है। आशा कहती है, लंबे समय तक जंग लड़ने से ये रास्ते खराब हो गए हैं। कार्लाइल कहता है, सिर्फ रास्ते नहीं, यहाँ सब कुछ खराब है। चारों तरफ बस खाली जमीन है और लोग भी कम दिख रहे हैं। कार्लाइल पूछता है, तुमने राजा से कितने पैसे की मांग की थी? आशा कहती है, लगभग 5 लाख, खाने, दवाइयों और एक कंस्ट्रक्शन के लिए। कार्लाइल कहता है, बस इतना ही? क्या तुम 1-2 साल जीकर बिना किसी पछतावे के मरना चाहती हो? आशा मन ही मन सोचती है, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला। अगर मैंने सच बताया होता तो पता नहीं वो क्या कहता। कार्लाइल कहता है, खैर, तुम्हें जो सबसे अच्छा मिल सकता था वो मिल गया, तुम लकी थी। आशा कहती है, क्या मैं गलत हूँ कार्लाइल? कार्लाइल मन ही मन सोचता है, क्या आशा मजाक भी करना चाहती है? आशा मन ही मन सोचती है, कार्लाइल की कोई भी बात गलत नहीं है। 5 लाख में हम इस सर्दी से बेमुश्किल से ही बच पाएंगे और अगली सर्दी का सामना बिना तैयारी के करना मतलब मौत। आशा कहती है, महल की हालत थोड़ी खराब है, लेकिन आज रात आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। कार्लाइल कहता है, यह तुम 100 बार बोल चुकी हो। वे महल में प्रवेश करते हैं। लोग आपस में बात करते हैं। लोग कहते हैं, परवेश में भी हमें राजकुमार की सेवा करने के लिए कहा जा रहा है। आशा मन ही मन सोचती है, मैंने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि उसे यहाँ आने का पछतावा हो रहा होगा। कार्लाइल कहता है, मैं कहाँ सोऊंगा? आशा कहती है, हमने आपके लिए दूसरी मंजिल पर जगह निर्धारित की है। राजकुमार, उनके करीबी और मेहमान वहाँ रह सकते हैं। कार्लाइल कहता है, दूसरी मंजिल जहाँ लॉर्ड का परिवार रहता है? आशा कहती है, आप पहली मंजिल पर भी रह सकते हैं। कार्लाइल कहता है, धन्यवाद। फिर वो अपना सामान दूसरी मंजिल पर ले जाने का आदेश देता है। उसी समय दिशा ने आशा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पहले फ्लोर पर तुम्हारा कमरा मैंने पहले ही तय कर रखा है, देखना चाहोगी? सेवकों ने कमरे को सजाने में बहुत मेहनत की थी। आशा को हैरानी हुई, क्या सिर्फ इसलिए कि यह मेरा कमरा है, इतना खास?
ध्यान देना जरूरी था क्या? कालाई ने कहा, अब जब युद्ध खत्म हो गया है तो तुम्हें तुम्हारे पद के अनुसार व्यवहार मिलना चाहिए। आखिर तुम इस जगह की महारानी हो। उसी वक्त प्रिंस कार्लाइल की नजर उन दोनों पर पड़ी। वो चुपचाप दरवाजे से आशा के कमरे में झांक रहा था। आशा ठहाका लगाकर हंस पड़ी। यह सब क्या है? वेस्ता ने पूछा। आपको पसंद नहीं आया क्या? आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये तुम्हारा काम है, जरा बताओ तो। वेस्ता बोला, राजधानी के रईस लोग ऐसे ही बिस्तरों पर सोते हैं, मैंने वैसा ही कुछ बनाने की कोशिश की है। आशा हंसी। अच्छा किया, जबकि तुमने ऐसे कमरे कुछ बार ही देखे होंगे। वो सोचने लगी, इन लोगों की आंखों में भी राजधानी और हमारे छोटे से प्रदेश में कितना अंतर नजर आता है। फिर वो मन ही मन सोचने लगी कि बाकी लोगों की बदौलत आज पहली बार मुझे इतना शानदार बिस्तर मिला है। रास्ता ने पूछा, तो क्या पसंद आया? आशा बोली, बिल्कुल, बस थोड़ा अजीब लग रहा है, इतने फूल से सजे कमरे में सोना। वो सोचती रही, फूलों का मतलब है कि अब युद्ध सचमुच खत्म हो गया है। शायद सेवकों ने यह कमरे में शांति का प्रतीक बनाकर रखने के लिए ही लगाए हैं। उसने डेला की तारीफ की, सजावट बहुत सुंदर है। डेला झुककर बोली, धन्यवाद, कई चीजों की कमी रह गई पर आपको अच्छा लगा, यही बहुत है। डेरेक ने मुस्कुराकर कहा, असल मेहनत तो मेरी पत्नी की है। आशा ने सिर हिलाया। मुझे पता है कि डेला इस समय बटलर का भी काम कर रही है, मैं जल्द ही किसी को अपॉइंट कर लूंगी। उसने जोड़ा, अब जब यह खबर फैल ही गई है कि प्रिंस कार्लाइल हमारे बेस में है तो योग्य लोग खुद ही खुद अपने आप आ जाएंगे। डेला ने चेतावनी दी, आशा छोटे कामों के लिए नौकर रख लीजिए, हमें बहुत ही नजर रखने वाले लोगों का सामना करना होगा। आशा को याद आया, लोगों का रवैया अब बदलने लगा है, वे हमारी गलती ढूंढने की कोशिश करेंगे। डेला ने सिर झुकाया, हाँ पहले ही चुन लिया है, और दरवाजा खोलते हुए बोली, अंदर आ जाओ नीना। एक युवा लड़की अंदर आई और बोली, मेरा नाम नीना है। डाला ने बताया, यह नई नौकरानी है, यह आपका कमरा साफ रखेगी, खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी और आपके सारे सामान की देखभाल करेगी। आशा मुस्कुराई, क्या अब ये मेरे नहाने और बाल संवारने का भी ध्यान रखेगी? डाला ने कहा, अब हम युद्ध में नहीं है, अब समय बदल चुका है। आशा ने नीना से कहा, अपना ध्यान रखना और बाकी सबको एक दिन की छुट्टी दे दो, पर डेरिक और डेला से रुकने को कहना, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर वह गंभीर होकर बोली, कल से हालात व्यस्त होंगे, सामान और नहाने का इंतजाम आएगा। प्रिंस के लोगों और हमारे बीच तनाव भी हो सकता है, पर मैं उन्हें पीछे हटने को नहीं कहूंगी। हमने समझौता बराबरी का किया है, कोई गलामे का नहीं। बाकी मैं संभाल लूंगी, तुम सब बस रिनोवेशन के काम में मेहनत लगाओ। कार्लाइल ने लिनोल से कहा, मैंने उन्हें 1 महीने का राशन दिया है, लेकिन सोच नहीं सकता उन्होंने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। लियोनल मुस्कुराया, जो साथ में तकलीफें झेलते हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ते, यही उनका नियम है। कार्लाइल ने मन ही मन सोचा, ये लोग तो किसी मरहम के जैसे हैं, जिन्हें देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि अंदर कितना दर्द है। वो सोच में डूब गया, कहीं आशा मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, क्या उसे शक है कि मैं उस पर भरोसा नहीं करता। उसने गुस्से में आदेश दिया, काउंट परवेज और उसके लोगों पर नजर रखो, खासकर वो बड़ा आदमी जो हमेशा उसके साथ रहता है। लियोनल ने पूछा, क्या आप डेकर डोनोवन की बात कर रहे हैं? कार्लाइल ने सिर हिलाया। लियोनल ने बताया कि डोनोवन परिवार का बड़ा बेटा है, जिसे आमिर परवेज ने अपने वफादार के रूप में अपनाया था। पहले उसे काउंटेस का सबसे अच्छा विवाह प्रस्ताव माना जाता था। कार्लाइल हंसा, उसे उसके रूखे और भारी शरीर के साथ वो दोनों एक अजीब लेकिन दिलचस्प जोड़ी लगते। राजधानी में एम्प्रेस और गाब्रिएल की मुलाकात। गाब्रिएल ने कहा, आपका स्वागत है महारानी, आप कैसी हैं? वो मुस्कुराई, आपकी बदौलत ठीक हूँ। वो बैठी और बोली, मुझे साम्राज्य के भविष्य के लिए कुछ बातें करनी है। गाब्रिएल ने कहा, यह मेरे लिए सम्मान की बात है, आप जितना चाहें उतना समय ले सकती हैं। आज की कहानी यहीं तक। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।